पहला क्या करेंगे, पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर ना, पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उनके नाम पे, तो कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा, अब ये जो कंट्रीब्यूट किया है ये कंट्रीब्यूट करते 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 क्या बन जाएगा, फंड जमा होते होते, तो फंड हमारा क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि ये फंड का पैसा, अब जो फंड जमा किया हुआ है, फंड का पैसा बाजू में रखा है, उसको क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, तो इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट, हमारा एसेट ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, बट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अब इन्वेस्ट किया तो अपना एसेट, तो एसेट में लिख दिया। अब इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा इनकम, किसका इनकम, एम्प्लॉय का, मतलब हमारा लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, प्रोविडेंट फंड वाला, तो सारे एडजस्टमेंट एक साथ हो जाएंगे उसमें। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करते फिर डिस्कस। चलो अभी अपन ने देखो 4 चीजें मार्क करिए, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बराबर। इसको सीक्वेंस से समझते हैं, सीक्वेंस क्या समझने का देखना ध्यान से। सबसे पहला बात करेंगे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का, फिर प्रोविडेंट फंड का, फिर इन्वेस्टमेंट का, और फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। गेटिंग, ध्यान से, रेडी। तो अब समझते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। होता क्या है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, सुनिएगा ध्यान से। अभी हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं जब अकाउंट्स करते हैं, बिजनेस। तो हम लोग अगर बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में क्या पता है, एम्प्लॉइज रिटेन करना। आइडिया, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। मतलब अगर आपके बिजनेस में, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग आ गए तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। क्यों, अच्छे लोग आएंगे, काम अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली चीजें होगी, दिमाग लगेगा और ग्रो होगा बिजनेस। तो आइडियाज, ये वो सारी चीजें आती किससे, लोगों से ही आती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है, लोग होने चाहिए। दूसरा, लोग होने चाहिए मतलब क्या, अच्छे लोग आने जाने चाहिए, कि आके लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहिए। सिंपल है। क्यों, अगर हमारे बिजनेस में मान लो आज कोई आया और 10 साल काम कर रहा है तो हमको फायदा क्या है, हमको फायदा क्या, अगर कोई लंबा काम करेगा 10 साल तक तो नहीं, प्रॉफिट का क्या है इसमें, बोलो, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। मतलब क्या फर्क, हर साल नया नया एम्प्लॉय आ रहा है या बार बार चेंज हो रहा है, और एज कंपेयर टू ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा। यस, खर्चा बचेगा, खर्चे से ज्यादा बिजनेस सीक्रेट्स भी अपने पास रहेंगे। और इमेजिन करो ना, अपन दुकान चला रहे और कोई एम्प्लॉय आया, काम कर रहा है, 1 महीने में गया, वापस दूसरा आया, फिर गया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस दूसरा आया, फिर 10 साल का बॉन्डिंग तो है, बॉन्डिंग भी बार बार खराब हो जाता है। और ट्रस्ट रहेगा, सीक्रेसी भी सही है, टाइम जाएगा ढूंढने में। अब बार बार अगर इंसान जाएगा तो और ढूंढते बैठो। समझ में आ रहा है, 10 साल में एक्सपर्ट बन जाएगा, बार बार सिखाना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ ना, अभी प्रीतम सर जैसे सेठ इधर है तो ये पूरा मैनेज कर लेते हैं ना क्लासरूम। हाँ, अभी गया 6 महीने बाद कोई दूसरा आया तो फिर उसको सिखाओ, पहले ही सीखते नहीं। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, उन लोग की नहीं, उनके पास क्या देख रहे। अरे पॉइंट है ना। तो एक बार अगर ह्यूमन रिसोर्स आया, एक कोई एम्प्लॉय आ गया, ज्वाइन कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर उसको हमने 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया, और अगर वो लंबा काम करे तो हम उसके भरोसे पे काम छोड़ सकते हैं। पॉइंट वो है, बसर वो है, बात समझो। तो अगर एक बार टीम सेट हो गया और एक टीम बराबर से काम कर रहा है, और अगर हमको लगे कि ये टीम लॉन्ग टर्म तक काम करेगा, तो हम वो काम उनके भरोसे पे छोड़ के जा सकते हैं और दूसरा बिजनेस पे वेंचर कर सकते हैं। पॉइंट समझो। नहीं तो तुम वही दुकान पे बार बार लगे रहोगे। मतलब एक दुकान बना, उसमें एक आदमी को रखा, उसको सब सिखाया, अब तुम बाहर चले गए, 2 महीने बाद उसका फोन आया, सर मेरे को नहीं जम रहा, मैं जा रहा हूं। फिर वापस उधर आओगे, दूसरे को सिखाओगे। तो बार बार ट्रेनिंग करना है, सिखाना है, कॉस्ट भी सब बाजू में, पर वो आदमी को बार बार सिखाओ, फिर वो छोड़ के जाएगा, फिर कैसे करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, गेटिंग दिस ना। तो ये प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्यों आया पता है, ताकि हम एम्प्लॉइज को रिटेन कर सके लॉन्ग समय तक। अब देखो यार, कब रहेगा सामने वाला अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो पगार अच्छा दोगे तब, प्लस सिर्फ पगार अच्छा दोगे तो
उसको काम भी अच्छा मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज दो। अरे हाँ या ना, हमको क्या चाहिए सामने वाले से? काम, वो काम अच्छा करे, उसको क्या चाहिए? पगार, बस फैसिलिटीज, गिव एंड टेक है ना। तो ये प्रोविडेंट फंड जो है ये एक प्रकार का फैसिलिटी है जो हम दे रहे हैं किसको? एम्प्लॉय को। तो ये एक प्रकार का पर्क है। तो हम ऐसा समझो एक प्रकार का ये लालच है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, हम मतलब कौन? बिजनेस। क्लियरली समझो, हम एम्प्लॉय के नाम पे कुछ पैसा जमा करेंगे हमारे तरफ से, मतलब एक्स्ट्रा अदर देन सैलरी। पगार तो देंगे ही, पगार के ऊपर थोड़ा सा और पैसा वी विल कंट्रीब्यूट फॉर हुम? फॉर दैट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी उसकी जेब से कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लो अगर 12% कंट्रीब्यूट करना है, मतलब मान लो किसी का सैलरी है 10,000, उस पे 12% कितना होता है? 1200। तो 1200 अगर मान लो अमाउंट आया कंट्रीब्यूशन का, तो 600 हम देंगे, 600 एम्प्लॉय देगा। तो 6% उसने दिया, 6% हमने दिया, ये हमने कंट्रीब्यूट किया। अब ये कंट्रीब्यूट करके एम्प्लॉय को पे कर देने का? नहीं, कंट्रीब्यूट करने का और अलग से रखने का। और एम्प्लॉय को क्या बोलने का? देख, अगर तू लंबे टाइम तक काम करेगा तो हर साल हर महीना ये पैसा हम जमा करते जाएंगे, और अगर मान लो तूने 20 साल काम किया तो 20 साल के बाद ये पैसा हम तेरे को देंगे। और अगर तूने टर्म्स फॉलो नहीं किए, तूने जल्दी छोड़ दिया, तो ये कंट्रीब्यूशन का पैसा लैप्स हो जाएगा, तेरे को मिलेगा नहीं। तो उसके मन में क्या रहेगा? अरे यार मेरा एक फंड भी क्रिएट हो रहा है। तो अगर सिर्फ पगार कंस्टेंट नहीं है तो वो इजीली छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोविडेंट फंड की वजह से छोड़ेगा ही नहीं, बट अगर दूसरे कंडीशंस और भी ज्यादा खराब है, उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा, उसको पगार बहुत अच्छा दूसरा मिल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं रुकेगा। पर ये एक प्रकार का लालच है। जैसे होता है ना यार, गिफ्ट है तो अपन अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते, वहां गिफ्ट मिलने वाला है कुछ तो करते, एक फर्क तो पड़ता है यार, नहीं बोलो ही मत। तो फर्क पड़ता ही है यार, कुछ वैल्यू दे दो, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा। हर ह्यूमन बीइंग वैसा है। करोड़पति रहेगा तो भी फर्क पड़ेगा, उसको तुम एक्स्ट्रा 10 रुपए का सामान दो भाई, अच्छा ही लगेगा। ये पॉइंट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, तो वो अच्छा लगता है मन को, पॉइंट वैसा है। तो ये पॉइंट है। तो हम कर रहे क्या है, हम प्रोविडेंट फंड का पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, उसको पे कर रहे, फिर अलग से जमा कर रहे हैं। ये हम कब करेंगे? हर साल। हर साल हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे कंट्रीब्यूट, हर साल कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो कंट्रीब्यूट कर करके वो पैसे को जमा करते जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन कब होगा? हर साल। तो जैसा पैसा कंट्रीब्यूट होते जाएगा उसका क्या बनते जाएगा? फंड बनते जाएगा। जैसे आज 10,000 जमा किया, अगले साल किया और 10,000, फंड कितने का हो गया? 20,000। फिर अगले साल जमा किया और 10,000, फंड कितने का हो गया? पगार तुम हर साल दे रहे हो तो कंट्रीब्यूट भी हर साल करेंगे। इतना ही, एम्प्लॉय को पे नहीं करेंगे, अलग से रखेंगे। मतलब ये पैसा आज नहीं जा रहा है पर फ्यूचर में जाने वाला है, खत्म। तो हर साल हम क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। तो हमारा खर्चा हो रहा है पर हम पे नहीं कर रहे, पर खर्चा कर रहे, और खर्चा कर करके वो फंड बना के बाजू में रख रहे। अच्छा, वो जो खर्चा कर रहे हो, जो पैसा बाजू में निकल रहे, वो हम वापर नहीं रहे। ये गवर्नमेंट का रूल है क्या? जो पैसा आप एम्प्लॉय के लिए बाजू में रख रहे हो उसको वापरने का नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है किसका? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट बोलता है वो जो पैसा जमा किया उसको बाजू में रखो। आर गेटिंग? दो कॉन्सेप्ट समझ में आए फिलहाल। तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? हमने क्या किया? पैसा, थोड़ा पैसा एम्प्लॉय के नाम पे जमा किया, कंट्रीब्यूट कर दिया, उसको पे कर दिया, फिर तो अपना खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? खर्चा हो गया, पैसा जाएगा फ्यूचर में, पर खर्चा तो आज है ना। सो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो अपना क्या है? एक्सपेंस, खर्चा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस। तो देखो डेबिट में है ना, तो डेबिट ऑल गेटिंग, इतना लिखते इतना। चलो, तो ये किधर रिकॉर्ड करेंगे बताओ?
अब एक्सपेंस मतलब खर्चा, मतलब दो ही प्रकार का होता है, फैक्ट्री का खर्चा या ऑफिस का। बोलो ये कौन सा खर्चा? अरे ये एम्प्लॉय का खर्चा है, ये गुड्स बनाने का खर्चा है, खत्म। फिर क्या? तो क्या लिखेंगे इधर? टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कितना रुपया? 1 लाख था ना? हाँ, राइट अलाइनमेंट, ध्यान से फॉलो करो ऊपर से। हाँ भाई, परफेक्ट। अरे डन। पिछले साल कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा? किया होगा ना उसके पिछले साल? अरे हाँ, बहुत टाइम से कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो ये कंट्रीब्यूट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो फंड बड़ा होते जाएगा कि कम? तो देखो ना, आज कंट्रीब्यूट किया मतलब इस साल कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, पर फंड कितने का दिख रहा है? 2,80,000 का। तो हो सकता है पिछले साल कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, उसके पिछले साल। कम एम्प्लॉइज कम कंट्रीब्यूशन, ज्यादा एम्प्लॉइज ज्यादा कंट्रीब्यूशन। कॉमन सेंस है। तो कंट्रीब्यूट करना है हर साल। समझ में आ रहा है? फंड हर साल क्रिएट होगा, फंड एक टाइम क्रिएट होगा, अब उसमें पैसा आते जाएगा तो फंड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एम्प्लॉइज को पे कर दिया तो फंड कम होते जाएगा, एंड सो ऑन। अरे गेटिंग? तो अब फंड कितने का दिखता है? 2,80,000 का। तो ये फंड क्या है अपना? क्यों लाइबिलिटी? ये फंड का पैसा। फंड मतलब क्या? इतना पैसा जमा है किसके नाम पे? एम्प्लॉय के नाम पे। तो 2,80,000 रुपए हम वापर ले, तो रिजर्व फंड जैसा। रिजर्व फंड मतलब क्या? रिजर्व फंड का अल्टरनेटिव नाम क्या? जनरल रिजर्व, है ना? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। उसका मतलब क्या? पैसा जमा किया है फ्यूचर के लिए। किसके फ्यूचर के लिए? हमारे। कौन वापरेगा? हम। काय के लिए? काय के लिए भी अपनी मर्जी। पर ये 2,80,000 जमा किया है फ्यूचर के लिए। किसके? हमारे। फिर एम्प्लॉय के। तो वो एम्प्लॉय के लिए ही जाने वाला है, हमारा पैसा नहीं है, ध्यान रखना। अरे समझ में आ रहा है? जैसा डिसोल्यूशन याद है ना, डीओपीएफ में क्या करते? जनरल रिजर्व पार्टनर्स बांट देते, खत्म। अगर डीओपीएफ में प्रोविडेंट फंड आया तो आपस में बांट देंगे, फिर पार्टनर को पे करेंगे। उनके नाम पे जमा किया था, उनको दे दो। तुमने उनको क्या बोला था? एंड तक काम करना, रिटायरमेंट तक तेरे को पैसा दे दूंगा। अब रिटायरमेंट के पहले मैंने धंधा बंद कर दिया तो देना ही पड़ेगा। उल्टा ज्यादा हकदार है उन लोग। क्यों? साथ नहीं पाया लास्ट तक। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसा। सो दिस इज प्योरली लाइबिलिटी। या हमारा था ही नहीं, है नहीं तो छोड़ ही दो, था ही नहीं तो होने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए दिस इज लाइबिलिटी। गेटिंग? पक्का? कोई टेंशन? अच्छा, लॉजिक भी है। किधर है? क्रेडिट तो लाइबिलिटी हुआ, इनकम तो हो ही नहीं सकता। इनकम कैसे हुआ? दे रहे फिर ले रहे, कुछ भी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो किधर लिख देंगे? लाइबिलिटी में। और वैसे एक ट्रिक भी बोला था मैंने, जब भी कोई फंड दिखेगा तो हमेशा। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट क्या है सुनना, इसको लिखते टाइम इनर कॉलम में लिखना। प्रोविडेंट फंड को कितना रुपया है? 2,80,000। इसको किधर लिखेंगे? इनर वाले कॉलम में। क्यों बताऊंगा मैं। टिक करो नहीं करो ठीक है, वो बड़ी बोल रहा हूं, इनर कॉलम में लिखना प्रोविडेंट फंड को 2,80,000 को। क्यों? आई विल टेल यू। तो लाइबिलिटी। आर गेटिंग? हाँ या ना? तो अभी तक दो कॉन्सेप्ट, कौन से दो कॉन्सेप्ट सीखे? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड प्रोविडेंट फंड। तो व्हाट इज प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन? पैसा जमा करना, किसके नाम पे? एम्प्लॉय के नाम पे। और एम्प्लॉय को दे देने का? नहीं, एम्प्लॉय को देंगे लास्ट में, जब उसका रिटायरमेंट होगा, उसके पहले नहीं। ये है ही उसके लिए। तो अब कंट्रीब्यूट 1 साल करेंगे कि हर साल करेंगे? तो हर साल हम मतलब बिजनेस, हमारी जेब से पैसा जमा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब पैसा जमा करते जाएंगे तो पैसा बढ़ता चला जाएगा, और वो बढ़ बढ़ के क्या बन जाएगा? फंड। फंड मतलब भी वो होता है ना, इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो अभी फंड कितने का दिख रहा है? 2,80,000 का। अब ये 2,80,000 हम वापरे क्या? देखो, एक बिजनेस के मन में क्या आ सकता है पता है? अरे 2,80,000 अपने पास बाजू में पड़ा है, वापर लेना, लोन क्यों लेने का? क्यों? ये पैसा कब देने का अपने को? लास्ट में, एंड में। तो आज जरूरत है क्या इसका? तो आ सकता है ना मन में, अरे भाई अच्छा खासा पैसा पड़ा है, वापर लेते, तब का तब
देखेंगे और लेके आएंगे। ऐसा करना जायज है कि नहीं है? पर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मान लो आज अपने पैसा वापर लिया और कल को अपने बिजनेस में लॉस हो गया, अपना बिजनेस स्टेबल नहीं रहा, तो किसका नुकसान होगा? एम्प्लॉय का। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये पैसे को हाथ लगाने का नहीं, और हाथ लगाया तो बहुत जबरदस्त लेवल का पेनल्टी और फाइन्स है। बात समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट चेक करता है अपना अकाउंट्स, इसलिए पैसे को तुमको बाजू में ही रखना है। अच्छा, अब दूसरा मन में क्या आता है फिर, ये 2,80,000 पड़ा है, ये ऐसे ही पड़े रहेगा ना, इसको वापरने को तो गवर्नमेंट ने मना किया है, तो ये आइडल पैसा है, उससे अच्छा इसको इन्वेस्ट तो करे बैंक में, तो कुछ ब्याज तो आएगा। चलो हम नहीं वापरते, इन्वेस्ट तो करके रख सकते हैं ना। वापरने में और इन्वेस्ट करने में फर्क नहीं है क्या? है ना। वापरना मतलब खर्चा कर डालना, इन्वेस्ट करना मतलब जमा ही किया हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलता है चल ठीक है, तेरे को ये परमिशन दिया, तेरा थॉट अच्छा है, ये पैसे को ऐसे रखने से अच्छा क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे। क्यों? इन्वेस्ट करेगा तो कुछ ब्याज तो आएगा, मतलब तू इसको वापर मत, इन्वेस्ट कर। तो अगर ये पैसे को हम इन्वेस्ट कर देंगे तो अपने लिए क्या बन जाएगा? वो एसेट की लायबिलिटी। क्यों? कोई भी पैसा इन्वेस्ट करो वो तो एसेट ही है। अच्छा, किसका पैसा है ये? एम्प्लॉय का। किसका फंड है? एम्प्लॉय का। इन्वेस्ट भी करेंगे किसके लिए कर रहे? एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय को बोलेंगे तुम इन्वेस्ट करो, हर इंसान अलग अलग इन्वेस्ट करेगा 1000 रुपया, अरे उसको दे ही नहीं रहे, तो इन्वेस्ट कौन कर रहा है? हम, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। अरे कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का था, फंड एम्प्लॉय का है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी उनका ही है। काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलता है अगला काम, ये फंड आइडल मत रख, सही है, अच्छा थॉट है, आइडल रखने से अच्छा इन्वेस्ट कर दे। तो ये पैसे को जब हम इन्वेस्ट करते तो बन जाता है अपना एसेट, और वो कहलाता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। गेटिंग? अगला पोस्टिंग देखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 8 लाख। अभी 8 लाख क्यों दिख रहा है? नया इन्वेस्टमेंट है, पूरा नया रहता तो एडजस्टमेंट में आता ना, इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट। ये पहले का इन्वेस्टमेंट है, पड़ा हुआ है तो रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? तो इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। गेटिंग क्या? तो चलो लिखते हैं फिर, किधर एसेट्स में क्या लिखेंगे? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 8 लाख रुपया। ये हो गया इन्वेस्ट पैसा। अब गाड़ी इधर नहीं रुक रही, कहानी इधर खत्म नहीं हो रही। क्यों? जब तुम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में इंटरेस्ट भी तो आएगा, वो इंटरेस्ट का भी तो एंट्री होना चाहिए ना। देखो ना इधर दिख रहा है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना, 40। देखो ब्याज भी मिला है, तो पैसा जब इन्वेस्ट किया तो ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ब्याज किसको मिलेगा? क्यों? हमको। इन्वेस्ट हम कर रहे हैं ना, तो ब्याज भी हमको ही मिलेगा। अब ये ब्याज हमारा है, अरे हमारा ही है ना, हमको मिला है। ये ब्याज किसके इन्वेस्टमेंट पे मिला है? एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट पे। तो प्रोविडेंट फंड किसका था? एम्प्लॉइज का। तो इन्वेस्टमेंट किसका? एम्प्लॉय का। तो ये इंटरेस्ट पे हक भी किसका? खत्म। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई तूने अच्छा दिमाग लगाया। गवर्नमेंट किसको बोल रहा? हमको, बिजनेस को, कि तूने अच्छा दिमाग लगाया कि तूने पब्लिक का पैसा यानी एम्प्लॉय का पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उस पर जो ब्याज मिलेगा ना, खाना मत, ऐसा हमको बोल रहा है गवर्नमेंट। क्यों? वो इंटरेस्ट हमारा हिच नहीं, अरे था ही नहीं तो है ही नहीं, रहेगा भी। तो ये ब्याज किसका? किसको देने का? आज कि फ्यूचर में? मतलब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये हमारा नहीं है, ये एम्प्लॉय का है और एम्प्लॉय को जाने वाला है, तो ये हमारा लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इंटरेस्ट क्या है? हमारा लायबिलिटी है। पॉइंट सुनना, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, तो जो हमको मिल रहा है सब खा लो, ऐसा नहीं रहता। मिलने के बाद देखना भी पड़ता है कि अपना है कि नहीं। तो ये अपना नहीं है, तो जिसका है उसके नाम पे रखो। मतलब बिजनेस में हर जो चीज मिलती है वो इनकम होती है क्या? तो फिर तो लोन मिलेगा वो इनकम में लिखते, डोनेशन मिलता है वो हर चीज इनकम में लिखते, ग्रांट मिलता है वो हर चीज इनकम में लिखते। नेचर समझते क्या है। तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये किसके पैसे का मिल रहा है? एम्प्लॉय के पैसे का। तो ये अपना इंटरेस्ट है ही नहीं, ये इंटरेस्ट किसका? एम्प्लॉय को। तो किसको जाएगा? एम्प्लॉय को। खत्म। तो ये इंटरेस्ट का पैसा हमारा नहीं है, ये फ्यूचर में जाने वाला है, इसलिए क्या है? लायबिलिटी है। खत्म, सिंपल। अरे गेटिंग क्या? खत्म, कोई टेंशन? क्लियर है? इधर तक लिखेंगे लायबिलिटी में। अब लायबिलिटी में किधर लिखेंगे? प्रोविडेंट फंड में
ऐड, क्यों पता है, देखना अभी ध्यान से, क्या लिखेंगे, ऐड इंटरेस्ट, बस इतना भी लिख दिया तो बस हो गया। कितना है, 42,000। अब देखना इधर ध्यान से, ऑब्जर्व करो, टोटल ले रहा हूं 12, कितना आएगा, 3,22,000। इसका मतलब क्या, 2,80,000 तो जाने वाला था ही, ये जाने वाला है ही, उसके साथ साथ 42 भी जाएगा। ये 2,80,000 क्या है, फंड का अमाउंट है जो हमने आज तक कंट्रीब्यूट किया, जमा किया। बहुत बढ़िया। तो आज तक हमने 2,80,000 जमा किया एम्प्लॉय के नाम पे, जो फ्यूचर में हमको देना है। अब हमने ये पैसे को इन्वेस्ट किया, उससे ब्याज कमाया इतना, वो भी उनको देना पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों बोला है पता है क्या? नहीं तो लोग क्या करते पता है, पहले करते थे बिजनेस वाले, ये जो फंड जमा होता है ना, इसका पैसा शेयर मार्केट में डालते थे, उधर से और भर भर के, उधर तो 100% भी वेल्थ मैक्सिमाइज होता है, डिविडेंड का तो बात ही नहीं, उधर कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो 2,80,000 डाला, उसका 20 लाख भी हो सकता है। तो बिजनेस वाले क्या करते थे, वो ऊपर का 18 लाख वापरने का, 2 लाख रखने का, पर उसमें पैसा डूबने का भी। तो गवर्नमेंट ने सब निकाल दिया, बोले सब नाटक नहीं चाहिए, तेरे को इन्वेस्ट करना ना कर, पर किस में इन्वेस्ट करने का, उसमें ही जिसमें हम बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने लीज दिया है, काय का लीज दिया है, इन्वेस्टमेंट्स का, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, स्टेट बैंक की स्कीम्स, मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाले स्कीम्स जो रिस्की नहीं है, जहां पे पैसा डूबने का चांस नहीं, क्योंकि सारा गवर्नमेंट का स्कीम्स है, तो वहां पे पैसा डूबेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता उधर इन्वेस्ट कर, कम ब्याज आएगा तो चलेगा, वो ब्याज तेरा नहीं है, वो एम्प्लॉय का है। फिर बिजनेस वाला दुखी हो गया, साला गाय को इन्वेस्ट करा, लिटरली फिर ऐसा हो गया कि साला इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही नहीं, क्यों, उससे जो ब्याज आ रहा है हमको मिल ही नहीं रहा है। पर फिर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने आइडिया लिया और फिर चिटका दिया, तो अब झक मार के हर एक को करना पड़ता है, ऑप्शन इच नहीं, यू हैव टू इन्वेस्ट इट। अच्छा भी है, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं तो एम्प्लॉइज और खुश, और दुआ नहीं चाहिए, उनका टाइम चाहिए, दुआ क्या करेगा बेटा लेके। आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, समझ रहा है क्या? पक्का लिख लो लिख लो, फिर एक रिकैप लेते हैं। ऑनलाइन पब्लिक क्लियर है क्या इतना? काफी डिटेल में डिस्कस किया, डन डन डन। रिकैप, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या, बिना देखे बोल सकते हैं एक्चुअली। पहला क्या करेंगे, पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर ना, पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उनके नाम पे। तो कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा खर्चा, क्यों, हमारा जेब से अपना प्रॉफिट उतना कम, क्योंकि खर्चा पे करना ही आज नहीं तो कल, तो आज खर्चा तो बुक हो गया। अब ये जो कंट्रीब्यूट किया है, ये कंट्रीब्यूट करते 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 क्या बन जाएगा, फंड जमा होते होते। तो फंड हमारा क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि ये फंड का पैसा जाने वाला है। कंट्रीब्यूशन खर्चा है, क्यों, वो इस साल का है, फंड इस साल का है कि अभी तक का है, फर्क है, फंड अभी तक का और कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस साल का, मतलब कंट्रीब्यूट हर साल होगा, फंड हर साल बनेगा, एक ही बार बनेगा, बढ़ता चला जाएगा, वैसे है, सही है ना। तो कंट्रीब्यूट किया, हमारा खर्चा, कंट्रीब्यूट होते होते क्या बन रहा है, फंड, वो क्या, लायबिलिटी, क्योंकि वो फंड का पैसा फ्यूचर में जाने वाला है, किसको, एम्प्लॉइज को। अब जो फंड जमा किया हुआ है, फंड का पैसा बाजू में रखा है, उसको क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट, हमारा एसेट ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, बट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अब इन्वेस्ट किया तो अपना एसेट, तो एसेट में लिख दिया। अब इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा इनकम, किसका इनकम, एम्प्लॉय का, मतलब हमारा लायबिलिटी। क्यों, ये इंटरेस्ट का पैसा फ्यूचर में फंड के साथ जाने वाला है, फंड का पैसा तो जाएगा, इंटरेस्ट का पैसा भी जाएगा, तो वो भी लायबिलिटी। मुद्दल भी उनका, ब्याज भी उनका, हमारा कुछ नहीं, हमारे वो है ना, अरे मतलब उन लोग अपने ही हैं, उनको हमारा बना के रखना है, करके तो पैसा जमा कर रहे नहीं ना, हाँ, दुआ। गेटिंग दिस, श्योर। तो ये नंबरिंग उसके लिए, हाँ, एग्जाम में ऐसा नहीं, एग्जाम में आप कोई भी सीक्वेंस से कर दो, बट कॉन्सेप्ट समझो, इंपॉर्टेंट वो है। क्लियर हो गया पूरा प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट? तो थैंक यू सो मच, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड एग्जाम में फाड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, टेक केयर, बाय।